8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारी अलायंस की ही बनेगी। पिक्चर अभी बाकी है। तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूँ, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे आपकी सरकार बनने जा रही है। मैं कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार। करेंगे। लगातार आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह से बढ़त मिली है, लेकिन उस बीच में हरियाणा के अंदर भी चुनावों का समीकरण आपने देखा। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बन सकती है, जहां पर बीजेपी 29 सीटों पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 और उनके साथ साथ कांग्रेस के पास 6 सीटें गई हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आप देखिए किस तरह से हो सकता है, और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी बड़ी बातें अपनी यहां पर सामने रखी गई हैं। लेकिन फिलहाल एनसी 42, कांग्रेस 6 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाते हुई नजर आई थी। लेकिन उस बीच में लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए किस तरह से समीकरण जो है वो बन रहा है, क्योंकि आने वाले समय में उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन सकते हैं उमर अब्दुल्ला। पर बड़ा सवाल यह उठता है कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। 5 मनोनीत विधायक भी तुरंत देने की बात कही गई थी। जिस तरह से रिजल्ट आते हैं उसके बाद अब यह देखने वाली बात होगी ये 5 मनोनीत विधायक किसके पाले में जाएंगे, किस तरह से यह डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि अभी तक इनके नाम साफ नहीं किए गए हैं, पर अब क्या होगा, क्योंकि 48 का जो आंकड़ा था जो कि बहुमत के लिए चाहिए था, वो सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास है। उनके साथ सीपीआईएम जो तारिगामी है, कुलगाम से जीते हैं, 1 सीट वो है और 6 सीटें कांग्रेस की हैं। ये 49 तक पहुंच जाती हैं और इससे साफ होता है कि भाजपा बहुत दूर है बहुमत से। वो अगर इंडिपेंडेंट भी उनके साथ जुड़ते हैं तो सरकार बनाने में वो नाकामयाब रहेंगे। अब यह सवाल उठता है कि आखिर कैसे फॉर्मेशन भाजपा कर पाएगी, क्या कर भी पाएगी भाजपा का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये साफ तौर पर लग रहा है, तभी ये सब बातें निकल के सामने आ रही हैं। और जहां पर कल अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद का बयान भी सामने आया था, स्टेटहुड पहले वापस दी जाए, उसके बाद जो है फॉर्मेशन की जाए गवर्नमेंट की। हर एक पार्टी को यह समझना होगा। साफ तौर पर वो तंज भी कसते हुए नजर आए कि पहले की पार्टियों ने कुछ भी काम जो है जम्मू कश्मीर के लिए नहीं किया, खासतौर कश्मीर की अवाम के लिए नहीं किया था। और अब उनको वो समय है कि वो काम करें, पर सरकार तब बनाएं जब स्टेटहुड वापस दिया जाए। अब बड़ा सवाल यह है इसमें भी कि अगर स्टेटहुड वापस, क्या स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस दिलवा सकती है, क्या कांग्रेस दिलवा सकती है? स्टेटहुड सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और अमित शाह अपनी रैलियों के दौरान भी कह चुके हैं और साफ तौर पर संसद में भी ये कह चुके हैं कि स्टेटहुड वापस मिलेगा, पर अब देखना होगा वो कब मिलेगा। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर यह कह चुकी है कि स्टेटहुड का मसला किसी भी पार्टी का मसला नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार उसे देने के लिए पूरी तरह से राजी है, तो यहां सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब जिस मैनिफेस्टो को लेकर ग्राउंड पर उतरी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, और उसके साथ साथ पीडीपी की तरफ से भी आप देखिए मुबारकबाद पेश की गई, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर हालात अब किस तरह के रहेंगे ये बड़ी बात है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर मैंडेट डबल जगह पर गया है, आधा जम्मू और आधा कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो नतीजे हैं वो टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं, जिसमें आप देखिए 29 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, कांग्रेस ने 6 सीटों पर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ। 29 सीटें जो बीजेपी ने ली हैं, जब चुनावों की घोषणा हुई थी तब भाजपा कह रही थी कि 50 पार। हाँ। 50 पार, ये 30 भी पार नहीं हो पाया आंकड़ा। तो ये क्या दर्शाता है? जबकि परिसीमन के बाद जो अमल में सीटें आई थी वो 6 और आई थी। जब 6 आई थी मतलब कि इनका आंकड़ा पहले 25 था जीत का, तो वो 31 तक पहुंचता। यहाँ पे 2 सीटों का घाटा जो बीजेपी को हुआ है। लेकिन साहिल, अगर हम दोनों तरफ से देखें तो वोट शेयर पिछली बार 2014 में भी बीजेपी का बढ़ गया था और 2024 में भी बीजेपी का वोट शेयर जो है वो बढ़ा है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। सीटें बेशक 29 आई है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जादुई आंकड़ा चाहिए था वो नहीं मिल पाया है। क्योंकि क्लेम किया गया था, दावा किया गया था कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा और हिंदू मुख्यमंत्री को लेकर भी बड़ी बात हुई थी। लेकिन उस बीच में कुछ तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। आप देखिए जश्न का माहौल किस तरह से बन रहा है और जाहिर तौर पर महिलाएं जो है वो नाचती गाती नजर आ रही हैं। इस बीच में देखिए किस तरह से ये शक्तिराज परिहार है, किश्तवाड़ से आप देख रहे हैं, अब बीजेपी पार्टी की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। झंडे लेकर आप देखिए किस तरह से उत्साह जो है वो
यहां पर मनाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में लगातार जो कार्यकर्ता ग्राउंड जीरो पर डटे हुए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपनी कवायद शुरू की थी चुनावों के दौरान, हर एक कार्यकर्ता को काम सौंपा गया कि बूथ स्तर तक आपको पहुंचना है, आप जनता तक आपको पहुंचना है। और जाहिर तौर पर जो सीटें निकलकर सामने आई हैं, उस काम का अब यहां पर फीडबैक देखने को मिला है कि जनता ने किस तरह का जनाधार भारतीय जनता पार्टी को दिया है। किश्तवाड़ के अंदर ज्यादातर सीटें बीजेपी पार्टी ने यहां पर कैश कर ली है और इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं दिनेश मल्होत्रा जी, उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सीधा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो 50 पार का नारा दे रही थी, उसके बाद 43 पार आया और फिर अभी तो 29 पर ही सिमट गई। लेकिन उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को एक बड़ी पार्टी के तौर पर कश्मीर की जनता ने मैंडेट दे दिया है। दूसरी तरफ आप देखिए, बीजेपी वोट शेयर इस बार भी बढ़ाने में कामयाब हुई है। देखिए आशा जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह कि जो आपने कहा कि मैंडेट आया, आवाज नहीं आ रही है दिनेश जी। मेरी आवाज आ रही है आपको आशा जी? जैसे आप, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो फिलहाल कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए देवेंद्र सिंह राणा को आप देख रहे हैं, नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत गए हैं, क्योंकि दावेदारी जिस तरह से पेश की थी और जैसे ही काउंटिंग सुबह से शुरू हुई थी, लगातार लीड दे रहे थे और जीत का मंजर आप देखिए किस तरह का रहा है। अपनी खुशी का इजहार उन्होंने किया है। हमें लगता था कि बीजेपी नगरोटा के अंदर परिसीमन के बाद जिस तरह से वहां पर देवेंद्र सिंह राणा द्वारा काम करवाया गया और जो जनता है वहां की उनसे काफी खुश थी, पर परिसीमन के बाद लगता था कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ेगा। पर वहां पे सीधे तौर पे फायदा ये हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, उनके दोनों के कैंडिडेट वहां से फ्रेंडली मुकाबले में थे, तो उसके बाद जीत मिली देवेंद्र सिंह राणा को परिसीमन के बाद। एक बड़ा ही अच्छा स्टेप। चलिए दिनेश जी, अपनी बात रखिए प्लीज। जी आशा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा, देखिए जो मैंडेट आया है, मैंडेट बड़ा डिवाइडेड मैंडेट है, एक डिवाइसिव मैंडेट है। जम्मू प्रोविंस पूरा एक तरफ हो गया, कश्मीर प्रोविंस पूरा एक तरफ हो। एक तरह से 2014 को रिपीट किया गया है, लेकिन 2014 में उस समय पीडीपी को इतना बड़ा मैंडेट कश्मीर वैली से नहीं मिला था जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, जैसे आप बता रहे हैं कि शायद अभी जो लेटेस्ट डाटा है 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी, उसमें काफ़ी सीटें जम्मू प्रोविंस से भी हैं, लेकिन जो 34-33 सीटें जो हिंदू मेजॉरिटी हैं उसमें से बीजेपी ने 29 सीटें जीती हैं। तो ये मैंडेट एक तरह से पूरा मैंडेट जम्मू का बीजेपी के फेवर में और कश्मीर का मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के फेवर में। अब जो भी सरकार बनती है, सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और कुछ इंडिपेंडेंट्स को मिलकर बन जाएगी, क्योंकि इनके पास अपना पूरा नंबर पूरा हो रहा है। लगभग 42 इनके हैं, अगर 6 कांग्रेस के आते हैं 48 हो जाते हैं। 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के आज़ाद उम्मीदवार लड़े हैं, तो वो भी जीत के आए हैं। तो इसलिए नंबर तो पूरा है, लेकिन सरकार जो बनती है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि मैंडेट इस तरह का आया कि जो मैंडेट डिवाइड कर रहा है जम्मू और कश्मीर को। तो जो सरकार बनती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिवाइड को ब्रिज करे और अच्छी सरकार दे दोनों रीजन की। बिल्कुल, मेरा आपसे सवाल रहेगा, जिस तरह से बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, भाजपा की बात कर रहे हैं, तो उसी पे चलते हैं दोबारा से। सदियों से चला आ रहा है, इन चुनावों में वही देखने को मिला। बदलता कश्मीर लगातार बात की जा रही, 370 हटा के भी कोई फायदा नहीं भाजपा को। वहीं पर राजौरी की बात करूं तो राजौरी में एक भी सीट भी बीजेपी के खाते में नहीं, वहां पर पहाड़ी कार्ड भी काम नहीं आया। देखिए साहिल जी, बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया। ये जैसे आपने कहा कि बीजेपी ने शायद 50 पार का नारा दिया था, ये पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं हर इलेक्शन में। जैसे बीजेपी ने लोकसभा में कहा था 400 पार, इसलिए ये पॉलिटिकल स्लोगन देना पड़ते हैं अपने कैडर को, उनकी मॉरल बूस्टिंग करने के लिए। अब बीजेपी को कोई बहुत बड़ा सेटबैक नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 25 ली थी, बीजेपी 29 से पहुंची है। 4 सीटों का बीजेपी को फायदा हुआ, कुछ सीटें बीजेपी ने अपनी गलती से हारी हैं। जैसे आपने पुंछ राजौरी की बात की, बीजेपी ने इन्वेस्ट किया पुंछ राजौरी में, और ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ है कि पुंछ राजौरी की सभी सीट्स पर बीजेपी दूसरे नंबर पे आई है। एक सीट बीजेपी ने जीती है, बाकी 7 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पे आई है। बीजेपी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, ये ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं है। बीजेपी को लगता था शायद 2-3 सीटें अगर बीजेपी पुंछ राजौरी से जीत जाती और जम्मू प्रोविंस या कुछ कठुआ में जो 1-2 गलती की उन्होंने, वो गलती ना करते तो बीजेपी 34-35 तक पहुंच सकती थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करूं, और बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही थी, एग्जिट पोल भी दिखाया जा रहा था, पर वो कभी एग्जिट पोल सच साबित तो होता नहीं है, एग्जिट पोल ही होता है। पर उसमें भी तकरीबन 9 सीटों में उनकी जीत दिखाई जा रही थी, जबकि वो भी एक सीट पर सिमट गई।
देखिए, हम इस कार्यक्रम में आशा जी हम पहले भी बात करते रहे हैं कि अवामी इत्तेहाद पार्टी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया गया था कि ये प्रॉक्सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या बीजेपी की प्रॉक्सी है, अब अवामी इत्तेहाद पार्टी उस नैरेटिव को काउंटर नहीं कर पाई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ये नैरेटिव चलाया था। तो अवामी इत्तेहाद पार्टी पे जो एक लेबल लगा कि ये बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी की प्रॉक्सी है, तो शायद वो इलेक्शन तक वो नैरेटिव दूर ना हो पाया और उसका नुकसान अवामी इत्तेहाद पार्टी। अगर थोड़ी सी धुंधली तस्वीर रह गई थी तो उसे भी साफ कर दिया इंजीनियर राशिद ने, जब उन्होंने कहा कि मैंडेट अगर आ भी जाता है तो भी सरकार मत बनाइए, नहीं बनाई जानी चाहिए, पहले स्टेटहुड के दर्जे को लेकर यहाँ पर संघर्ष होना चाहिए, उसके बाद सरकार बननी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि जनता ने जिस तरह से अब अपना मैंडेट दिया है पूरी तरह से प्रॉक्सी कैंडिडेट्स को नकार दिया? नहीं, जनता ने, मुझे लगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का नैरेटिव था उस नैरेटिव के बेस पे मैंडेट दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक नैरेटिव चलाया था कि जितने भी इंडिपेंडेंट्स हैं और जो स्मॉलर पार्टी हैं, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे और कोई ग्रुप हो, चाहे जमात इस्लामी के इंडिपेंडेंट्स हो, कि ये सारे बीजेपी के प्रॉक्सीज हैं। और वो नैरेटिव पूरी तरह से कश्मीर वैली में चला और लोगों ने मतलब वन साइडेड पूरा ओवरवेलमिंग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया वो इसलिए दिया कि इन जो इंडिपेंडेंट्स और स्मॉलर पार्टीज हैं इनको एक लेसन दिया जाए, जो बीजेपी के प्रॉक्सीज हैं उनको हराया जाए। जिस तरह से मैनिफेस्टो में साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिया हुआ है कि 370 की बहाली और अलगाववाद को बढ़ावा देना और उसके बाद जो पत्थरबाज हैं उनको रिहा करना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? वहां की वोटिंग परसेंटेज और वहां की नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी पार्टी निकल के सामने आना जम्मू कश्मीर में। नहीं, देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पूरा इमोशनल कार्ड खेला है। अब ये 370 रिवर्ट होना, मुझे लगता है ये हिस्ट्री है, 370 वापस तो हो नहीं सकता। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैनिफेस्टो का खुद तो फायदा हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो कांग्रेस को ले डूबा। कांग्रेस ना केवल जम्मू प्रॉविंस में हार गई, कश्मीर वैली में जो सीटें जीती नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग से जीती, हरियाणा में भी बुरा हाल हो गया। इसका इफेक्ट हरियाणा में भी पड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का इफेक्ट हरियाणा में इसका इफेक्ट देखने को मिल सकेगा जी। झारखंड, महाराष्ट्र में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और दिल्ली में भी चुनाव है। जिस तरह से बीजेपी की लीडरशिप ने हरियाणा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को यूज किया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस उस पार्टी को सपोर्ट कर रही है जो कह रही है कि उग्रवाद आतंकवादियों को वापस लाना है, आतंकवादियों को जेल से रिहा करना है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इलेक्शन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो का वो कांग्रेस को पड़ा है, जम्मू प्रॉविंस में भी पड़ा और हरियाणा में भी पड़ा और आने वाले चुनावों में शायद महाराष्ट्र में भी पड़ सकता है। दिनेश जी, जिस तरह से फैक्टर्स को लेकर हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन एग्जिट पोल में भी ये क्लियर हुआ, क्योंकि जितने भी लोगों से बातचीत हुई, लाखों की तादाद में लोगों से बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि वोटर बट गया। आपको लगता है कि जो वोटर बटा है उसी की तरफ से ये मैंडेट दिया गया, क्योंकि पार्टी के हिसाब से, फेस के हिसाब से, काम के हिसाब से, मुद्दों के हिसाब से वोटर बट गया? देखिए, 2014 के चुनाव में भी वोटर बट गया था, पूरा रीजनल डिवाइड हुआ था और 2024 में भी वही क्लियर ऑलमोस्ट वही कॉपी रिपीट हुई है। उसमें थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर वैली में एक तरह से क्लीन स्वीप किया और जम्मू में बाय एंड लार्ज वही रहा है। तो जम्मू और कश्मीर एक तरह से इस मैंडेट में पूरी तरह से बट गया है और ये रीजनल डिवाइड हो गया। तो रीजनल डिवाइड जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए भी अच्छा नहीं है, जम्मू कश्मीर में जो सरकार आएगी उसके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो जम्मू प्रोविंस को अपने साथ लेके कैसे चलती है। तो अगर जम्मू प्रोविंस सरकार से बिल्कुल बाहर है, मतलब कश्मीर प्रोविंस पूरा सरकार में होगा और जम्मू पूरा प्रोविंस अपोजिशन में होगा, तो कैसे बैलेंस मेंटेन करना है बहुत बड़ा चैलेंज है नई सरकार के पास। हाँ, और इस चैलेंज से किस तरह से निपटना है ये बड़ा सवाल है दिनेश जी, क्योंकि आप जिस तरह से वोटर तो बटा, लेकिन अब यहाँ पर जम्मू वर्सेस कश्मीर हो गया है, क्योंकि कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जो कि 2014 में यहाँ बड़ी पार्टी बनकर तो सामने नहीं आई, महज 12 सीटों पर सिमट गई थी, लेकिन उसके बाद इस बार का जो मैंडेट 42 सीटें कम नहीं होती है, एक बड़ी जीत है। नहीं, ये बहुत बड़ा मैंडेट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1996 के बाद इतना अच्छा मैंडेट मिला है। 1996 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा मैंडेट मिला था, लेकिन उस समय बात ये थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े नेता जम्मू संभाग से जीत के आए थे। उस समय अपने सुरजीत सिंह सलाथिया से, जो अजय सड़ोत्रा थे, इसलिए बैलेंस मेंटेन करना इतना मुश्किल नहीं था। नेशनल उसमें उस समय लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंसेप्ट भी होता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ लोगों को MLC बना के उनको जम्मू संभाग से मंत्री बनाया। अब तो MLC वाला कंसेप्ट नहीं है। अब कैसे पावर में जम्मू की शेयर मिलेगा, जम्मू को पूरा शेयर कैसे मिलेगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। खासतौर पर जो भी नया मुख्यमंत्री बनता है, चाहे उमर अब्दुल्ला बनते हैं चाहे कोई और बनता है, बिल्कुल एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। जिस तरह से 1996 की बात की तो 57 सीटें लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज की थी और फारूक अब्दुल्ला तब मुख्यमंत्री बने थे, पर
एक बात बहुत अजीब है, हमारे राज्य की आजादी के बाद से आज तक स्थिरता हमारी सरकार के अंदर नहीं रही है। सिर्फ 3 बार गवर्नमेंट रही है जो कि स्थिर रही है। तो अब यूटी बनने के बाद क्या इस कोalition के साथ ये स्थिरता आएगी? देखिए, यूटी बनने के बाद पहली बात है कि कन्फ्लिक्ट तो ये डेफिनेटली रहेगा। तो यहाँ ये लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और क्योंकि इस समय केंद्र में जो सरकार है वो सरकार उसी पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये नेचुरली जैसे दिल्ली में कन्फ्लिक्ट रहता है, कन्फ्लिक्ट तो रहेगा। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के जो भी बनते हैं, अभी तो ये क्लियर नहीं है कि जो कोलिशन उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बनाता है या नहीं बनाता है, क्योंकि चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। फारूक अब्दुल्ला तो ऐलान कर चुके दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के पास सिर्फ 6 सीटें हैं। नहीं, देखिए आशा जी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अनाउंस कर दिया कि उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे। लेकिन आपको याद होगा कि जब उमर अब्दुल्ला ने पहले कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जब वो चुनाव लड़ने को तैयार हुए तो उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि मैं यूटी में मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा था मैं असेंबली चुनाव लड़ रहा हूं, मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा। तो अब आगे डेवलपमेंट क्या होती है, लेकिन क्या अब वो तो अपनी बात मैंडेट पे दिया कायम है और सत्ता में अगर जाते हैं तो जाहिर तौर पर आप देखिए कुर्सी पर बैठने के लिए सारा काम किया गया है। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज आपने देखा कि सियासी सरगर्मियां जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर थी, लेकिन फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आ गई है। लेकिन अब मुख्यमंत्री का ऐलान जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से कर दिया गया है, लेकिन वाकई में क्या उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं, इस पर अब पैच फंस गया है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। मैं मोहब्बत फैला पाता हूँ, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूँ। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पे आपकी सरकार बनने जा रही है। मैं कहता हूँ मैं सबका शुक्रगुजार।